माय नेम मनोज सर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो एग्जाम में इकोनॉमिक्स में बहुत 8 मार्क्स के लिए चैप्टर, इसमें मतलब इस चैप्टर से 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है ऑलमोस्ट। कभी कभार ऐसा हुआ है कि नहीं आया, नहीं तो इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता ही है। बस यही है कि कंफ्यूजन है बच्चों में कुछ क्वेश्चन में कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। इस चैप्टर में 4 या 5 ही क्वेश्चन है, जिसमें मेनली पिछले कुछ सालों में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, जिसमें बच्चे ज्यादातर इस क्वेश्चन में डिफिकल्टीज करते हैं। मतलब क्या कि ये क्वेश्चन पूछता है तो कभी ये लिख देते हैं, और ये पूछता है तो कभी ये लिख देते हैं। यहाँ पे कुछ तकलीफें हैं कि मतलब समझने में तकलीफ है, पढ़ते नहीं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके ओनली 3 टाइप है, जिसमें आता है इनकम, फिर आता है प्राइस, और फिर आता है कॉस्ट। जिसमें आप देखोगे कि ये इसका टाइप है, ये क्वेश्चन इसका ही टाइप ये क्वेश्चन है। तो पहले अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपको इसमें ये 3 टाइप को एक्सप्लेन करना है डिटेल में। और जो ये प्राइस है उसी का ये सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग बोलते हो जो 5 फिगर्स बनाते हो, जो 5 डायग्राम बनाते हो, वो इसके अंदर आना चाहिए। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी इससे ही रिलेटेड है। मतलब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट ऐसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है प्राइस इलास्टिसिटी, इसको मेजर करने के लिए भी 3 मेथड है, वो भी इसी के अंदर ही। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में क्या आ रहा है, क्वेश्चन में क्या नहीं आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन को पहले पढ़ना आना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है, कि मेथड पूछा है, मेथड ऑफ मेजरिंग पूछा है। और लास्ट है आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब क्या? जो अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट या अफेक्ट करते हैं किसको? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो यहाँ पे 9-10 फैक्टर ऐसे जो अफेक्ट करते हैं। धीरे धीरे मैं इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और डिमांड जो है, डिमांड वाले जो भी चैप्टर हो आपका, मैं बोलता हूँ इकोनॉमिक्स में जब भी आप करते हो एक्सप्लेन, तो पहली बात आपके दिमाग में एक डायग्राम होना चाहिए। डिमांड हो, सप्लाई हो, यूटिलिटी हो, उसमें एक डायग्राम आपके दिमाग में होना चाहिए। नॉर्मल नॉर्मल ग्राफ वाला डायग्राम, जिसमें एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। बस वो डायग्राम आप लिखोगे, उसको एक्सप्लेन कर दोगे, आपका आंसर का लेंथ भी बढ़ जाएगा और आप उसको अच्छे से एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उसमें पहला टाइप है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इसमें 3 टाइप है, इनकम है, प्राइस है, क्रॉस है। इसमें पहला टाइप है इनकम। तो सर इसमें एक डेफिनेशन तो लिखना है, तो डेफिनेशन लिखते था मैं आपको एक ऐसा दूंगा कोड वर्ड, मतलब ऐसा ही कलर दूंगा जिसमें आपको 2 वर्ड चेंज करने और आपको तीनों के लिए सेम हो जाएगा। तो सर क्या लिख सकते हैं इसके डेफिनेशन में? तो इसका डेफिनेशन है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज in quantity demanded due to change in income। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इनकम। यहाँ पे आप देखोगे तो चेंज किसमें हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो रहा है। किसमें चेंज हो रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड में। किसकी वजह से? इनकम की वजह से। इसलिए इसका नाम क्या है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला में करने जाऊं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरीके से इसको डिनोट करते हैं? ई ऑफ डी, जिसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला बना सकता हूँ कि सर क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा, इसका एक फॉर्मूला है, परसेंटेज change in quantity demanded upon percentage change in income। सर यहाँ पे इनकम है, इससे नीचे क्या है? इनकम। तो मतलब सर इसमें क्या है कि हमारा इनकम की वजह से हमारा डिमांड इफेक्ट करता है। जैसे एग्जांपल, जैसे कोई मिडिल क्लास है या फिर लोअर क्लास है, उसका इनकम कम होगा तो अपना डिमांड वो कम करेगा, और किसी का इनकम ज्यादा होगा तो डिमांड अपना बढ़ाएगा, और किसी का हाई लेवल इनकम होगा तो अपना डिमांड एक्स्ट्रा रखेगा। जैसे कोई लोअर क्लास है तो उसको गाड़ी की जरूरत नहीं होगी, गाड़ी का डिमांड भी नहीं करेगा। कोई मिडिल क्लास है तो सपने देखेगा, 2 व्हीलर लेगा, 3 व्हीलर छोटा मोटा लेगा। ठीक है, लेकिन कोई हाई क्लास है तो उसका इनकम ज्यादा है तो अपना डिमांड भी वो ज्यादा रखेगा, जिसमें वो अपनी कार या बड़ी बड़ी मर्सिडीज कुछ भी गाड़ी लेगा। ठीक है, तो ऐसी इनकम पे डिमांड किस पर डिपेंड कर रहा है? इनकम पे। ठीक है, अब इसको अगर फॉर्मूले में कट करूं, फॉर्मूले में डिवाइड करूं, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाते हैं। इसको मैं डिवाइड कर सकता हूं, चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड।
होल डिवाइड बाय चेंज इन इनकम अपॉन ओरिजिनल इनकम। तो यहाँ पे चेंज इन डिमांड, ओरिजिनल डिमांड, चेंज इन इनकम, ओरिजिनल इनकम मतलब क्या कि कोई समझो कि पिछले साल किसी की इनकम नहीं थी या फिर थोड़ी थी, उसमें इनकम में थोड़ा चेंजेस आया, मतलब जो कमा रहा था 20,000 या 10,000 पर मंथ कमा रहा था, अब उसकी इनकम डबल हो गई। डबल होने की वजह से उसके डिमांड में कितना डिफरेंस आया उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, और उसको हम एस के टर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा डी अपॉन डी होल डिवाइड बाय डेल्टा y अपॉन वाई। सर y क्यों? इनकम के लिए i लगना चाहिए, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में इनकम के लिए स्पेसिफाई किया गया है कि y यूज करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ये लगेगा। और सर इसको हम लोग आगे मैथ्स के टर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करके डेल्टा y। तो जब भी हमको इनकम इलास्टिसिटी का आएगा क्वेश्चन, इनकम इलास्टिसिटी का क्वेश्चन आएगा, तो हम लोग इसको ई ऑफ डी भी लिखा है कहीं पे और ई ऑफ वाई भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये दोनों चलेगा, ई ऑफ डी भी चलेगा, ई ऑफ वाई भी चलेगा। तो आप लिख सकते हो कि हमारा चेंज क्या हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, डिमांड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये जो लिखोगे, अगर आपसे पूछा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप पहले ये लोग इसका डेफिनेशन दोगे, उसके बाद आप एक फॉर्मूले को इस तरीके से डिवाइड कर दो जिससे आपका पेज का थोड़ा लेंथ बढ़ जाएगा और जिसमें सब कुछ इंक्लूड हो गया पॉइंट। अब इनकम में तीन टाइप है, तीन टाइप के इनकम मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसमें पॉजिटिव है, नेगेटिव है और जीरो है। उसको हम टाइप पढ़ेंगे इनकम इलास्टिसिटी में, जिसमें तीन टाइप मेजरली है, जिसमें अगर आपका इनकम समझो कि इनकम आपका इंक्रीज हुआ, इनकम आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ा, ठीक है। तो जब आपका इनकम बढ़ रहा है तो समझो आपका डिमांड भी बढ़ रहा है, आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपका डिमांड भी इंक्रीज, डिमांड भी इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ पे डिमांड में लिखोगे इंक्रीज, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर सेम इफेक्ट आ रहा है, इनकम बढ़ा, डिमांड भी इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सर ये क्या हो गया, सर ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो रहा है सर, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव हो रहा है मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि ये नॉर्मल गुड्स है। सर नॉर्मल गुड्स, जैसे मेरा इनकम बढ़ रहा है तो मेरा नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ रहा है, मुझे अभी ये गुड्स चाहिए। जैसे आप कोई था जो कमा नहीं रहा था पहले पैसा, अब वो पैसा कमाने लग गया तो उसका इनकम बढ़ा तो उसने अपना डिमांड भी बढ़ा दिया। लेकिन अब दूसरा एक है जिसमें इनकम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नहीं इनकम इंक्रीज ही हो रहा है लेकिन डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। किसी किसी गुड्स में ऐसा होता है कि इनकम बढ़ता है और डिमांड क्या होता है, कम होता है। तो इसमें कौन से गुड्स आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो बनेगा आपका नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव इफेक्ट आएगा इसमें। तो नेगेटिव मतलब क्या सर, कि यहाँ पर इंफीरियर गुड्स, मतलब बोल सकता हूं मैं नेगेटिव। तो नेगेटिव में सर क्या होगा, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर मतलब क्या कि जो लोग पहले लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेते थे उनको अब वो बंद कर देंगे, इंफीरियर गुड्स। जैसे इसमें क्या हुआ कि कुछ लोग थे जो पहले बेचारे के मतलब मिडिल क्लास थे या फिर बहुत कम कमाते थे, तो लोग अपने रहने के लिए, खाने पीने के लिए सामान तो लेते थे लेकिन एकदम लो क्वालिटी का लेते थे। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि जैसे ही उनका इनकम बढ़ा, उनका इनकम बढ़ा तो उन्होंने क्या कर दिया, अपना जो डिमांड था उसको कम कर दिया, डिक्रीज कर दिया उस प्रोडक्ट के लिए, और नए प्रोडक्ट की तरफ चले गए, नॉर्मल प्रोडक्ट की तरफ, ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। और एक होता है इनकम बढ़े चाहे कम हो, चाहे बढ़े चाहे कम हो, उसका डिमांड, उसका डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसमें क्या होगा सर, इसमें आएगा जीरो इफेक्ट, क्या आएगा, जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ इनकम है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या निकलेगा, जीरो। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो अनरिलेटेड है। कौन से प्रोडक्ट है वो, अनरिलेटेड प्रोडक्ट है। अनरिलेटेड गुड्स से, अनरिलेटेड प्रोडक्ट से। सर इसमें एक और हो सकता है, अनरिलेटेड के अलावा मैं बोल सकता हूँ कि सर जो कंपलसरी प्रोडक्ट है इसमें नमक, सॉल्ट आता है। जैसे सॉल्ट में आप जो इसका एग्जांपल एक बेस्ट हो सकता है सॉल्ट एंड मेडिसिन, मेडिसिन में एक एग्जांपल इसका हो सकता है। कैसे सर, अनरिलेटेड नहीं है लेकिन इसका एक एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मेरा इनकम बढ़े या कम हो, कोई बीमार हुआ है तो उसको दवाई करानी है, ठीक है, तो मेडिसिन आ गया। अब खाना तो खाना ही है, चाहे आप पहले कमा रहे हो चाहे कम कमा रहे हो, खाना तो वही खा रहे हो, खाने में नमक तो डालना ही पड़ेगा, विदाउट नमक का तो खाओगे नहीं। हाँ, बड़ा कमाने लगे तो ब्रांडेड नमक खाओगे, अलग अलग टाटा स्टाइल ये वो सब खाओगे, लेकिन आप खाओगे मतलब क्या कि सॉल्ट इज कंपलसरी, तो आपको इसके
इनकम से कोई मतलब नहीं है, आपका डिमांड वैसा जैसा पहले था वैसा है। ये नहीं कि पैसा हमने ज्यादा पैसा कमाया, पहले 1 किलो नमक खा के 1 महीने में तो अब 4 किलो खाएंगे, नहीं, या फिर कम कर देंगे। तो क्या हो गया यहाँ पे कि हमारा डिमांड जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, जीरो। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो सेकंड पार्ट है इसका, पहला पार्ट क्या था, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है सर, यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो चीजें। यहाँ का इसका जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे इसका जो बनेगा, मतलब कहते हैं इसका जो डेफिनेशन बनेगा वो रहेगा वही वर्ड, खाली थोड़ा सा चेंजेस होगा। क्या कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज in quantity demanded of commodity A due to change in price of commodity B। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि सर वैसा ही कुछ है, प्राइस आया है और साथ में यहाँ पे कमोडिटी ए और कमोडिटी बी दो वर्ड आए हैं। ये दो वर्ड आए मतलब क्या कि सर एक के प्राइस के वजह से दूसरी कमोडिटी के डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। तो मतलब सर इसको मैं बनाऊं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पे अभी कुछ रहेगा डाउट किसी का कि पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछले वाले टाइम में आपने कहीं ई ऑफ डी लिखा, बाद में ई ऑफ वाई भी किया। आप इसको ई ऑफ डी भी लिख सकते हो, आप इसको ई ऑफ सी भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या है सर क्रॉस है। तो क्रॉस का पहला वर्ड क्या है, सी, तो ई ऑफ सी आएगा। ठीक है, ई ऑफ सी। सर इसमें क्या बनेगा, इसमें फॉर्मूला परसेंटेज change in quantity demanded of commodity A upon percentage change in price of commodity B। तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिल रहा है, यहाँ पे ये देखने मिल रहा है सर कि फॉर्मूला आप जो डेफिनेशन लिख रहे हो वही फॉर्मूला है, या फॉर्मूले को डेफिनेशन बनाओ या डेफिनेशन को फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, ये दो चीज देखने मिली। अब इसके बाद यहाँ पर हमने इसको पिछले वाले टॉपिक में कैसे किया कि सर इसको आपने ऐसे लिखा कि कुछ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड। तो सर यहाँ पे क्वांटिटी ए है तो आप डिमांड के नीचे आप ए डिनोट कर सकते हो, दोनों के नीचे ए। ठीक है, और होल डिवाइड बाय, जो होल डिवाइड होगा सर इसमें क्या हो जाएगा, होल डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी अपॉन ओरिजिनल प्राइस। तो सर इसमें भी हम लोग बी लिख देंगे, क्यों सर, क्योंकि ये कमोडिटी कौन सा है, बी है। फिर इसके बाद जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा सर, अब इसको करें तो चेंज को डेल्टा से दिखाते हैं, चेंज को कैसे दिखाते हैं, डेल्टा से। तो क्या आएगा, डेल्टा ऑफ, अब आप क्वांटिटी डिमांडेड को क्यू भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो। क्वांटिटी डिमांड को आप क्यू भी, आपके बुक में टेक्स्ट बुक में क्यू लिखा है, जैसे मैंने पिछले वाले में डी से कर दिया, पहले डी भी था, तो आप डी भी लिख सकते हो, क्यू भी लिख सकते हो। इसमें आपको मैं क्यू लिख के बताता हूँ, क्यू ए अपॉन क्यू ए होल डिवाइड बाय डेल्टा पी बी अपॉन पी बी। फिर से इसको क्या होगा, रेसिप्रोकल करेंगे, क्यू ए अपॉन क्यू ए इंटू पी ऑफ बी अपॉन डेल्टा पी ऑफ बी। डेल्टा मतलब होता है चेंज, जो चेंज है उसको डेल्टा से दिखाते हैं। यहाँ पे जो चेंज है यहाँ पे उसको हम डेल्टा से दिखाते हैं, और बाकी सब ऐसे जैसे पिछला वाला किया था वैसा का वैसा रहेगा। यहाँ पे इसको ई ऑफ सी भी लिख सकते हो और ई ऑफ डी भी लिख सकते हो। यहाँ पे पहला कमोडिटी ए है और दूसरा कमोडिटी बी है। ठीक है, और इसको आगे ऐसे सॉल्व करते जाना है। ये सेम इनकम के ऐसा इसके तीन टाइप है, इनकम के इसके भी क्या है, तीन टाइप है। तो इसको भी अगर मैं डिवाइड करूं तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर
एक ले लेता हूं मैं प्राइस, जो होगा चेंज इन प्राइस डेल्टा, दूसरा होगा डेल्टा डिमांड। ठीक है, यहाँ पे कमोडिटी होगी ए, इधर होगी कमोडिटी, सॉरी प्राइस किसका ले गया, डिमांड ले लेता हूं ए यहाँ पे, और कमोडिटी का प्राइस हो गया बी, और यहाँ पे होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप, तो इलास्टिसिटी कैसा होगा। तो ये भी इनकम के जैसे, इसके भी तीन ही टाइप है, इनकम के जैसे इसके भी तीन ही टाइप है। तो यहाँ पे प्राइस डिपेंड करता है सर कौन से टाइप का गुड्स है, वो कौन सा गुड्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि सर टाइप ऑफ गुड्स क्या है। तो यहाँ पे आप टाइप ऑफ गुड्स भी लिख सकते हो। तो सर ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जिसको मैं पहले आपको लिख के बताता हूँ कि टाइप ऑफ गुड्स क्या है। जैसे सर एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सर सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा, सर इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर मैं एक का प्राइस बढ़ा रहा हूं, जैसे प्राइस हुआ इंक्रीज, समझो प्राइस इंक्रीज हुआ, अगर एक का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का डिमांड, उसके सब्स्टिट्यूट का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। सर कैसे, एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे उसका इंक्रीज होएगा डिमांड। जैसे अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग के दो ऑप्शन है, जैसे हुआ कि सब्स्टिट्यूट फूड में ऑप्शन हमारे आते हैं, जैसे टी एंड कॉफी आता है, आपकी बुक्स में दिया हुआ है कि टी का प्राइस बढ़ गया तो लोग कॉफी की तरफ स्विच करते हैं। तो इससे क्या हुआ, टी का प्राइस बढ़ा, लोगों ने टी को डिमांड करना बंद कर दिया और कॉफी की तरफ चले गए और कॉफी का डिमांड बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, दोनों इंक्रीज हो गए। तो इसमें कौन सा डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकलेगा, पॉजिटिव। कौन सा निकलेगा, पॉजिटिव। और ये हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं सर, इसमें जो जुड़े हुए होते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल, ठीक है, कार एंड फ्यूल भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं कि कार में पेट्रोल लगे तो मुझे कमेंट करेंगे, बोलेंगे पेट्रोल कौन सा होता है, डीजल भी होता है हमारी कार में, तो कार एंड फ्यूल लेता हूं मैं। ठीक है, तो समझो कि एक का प्राइस, समझो कि फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, आप लेने जाके आपके मन में आपने सोचा कि मैं कार या मतलब बाइक या कुछ लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, तो आपने सोचा कि मुझे लेना है, लेकिन क्या हुआ अचानक से कि उसका प्राइस बढ़ गया। किसका उसका मतलब किसका मतलब बढ़ा है प्राइस, फ्यूल का, फ्यूल का या तो पेट्रोल का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो इससे क्या हुआ, उससे रिलेटेड जो है, कौन रिलेटेड है उससे सर, उससे रिलेटेड है हमारा कार या बाइक। तो सर उसका डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। उसका डिमांड क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे क्या हुआ, डिमांड नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। सर यहाँ पे ऊपर भी आप एग्जांपल दे दो, एक जो आप बोल रहे थे, तो ऊपर एग्जांपल क्या है हमारा, जैसे टी का प्राइस बढ़ गया तो हमने डिमांड किसका बढ़ा दिया, कॉफी का। और सर एक और एग्जांपल दे दो थोड़ा, तो जैसे बहुत सारे सोप्स हैं जो हम लोग सोप यूज करते हैं नहाने का, कपड़ा धोने का, तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो कि किसी ने अपना प्राइस बढ़ा दिया। समझो कि सोप में आपके एक घड़ी ने, आपके घड़ी ने प्राइस बढ़ा दिया तो लोग निरमा की तरफ या बिल की तरफ स्विच हो गए, समझो ऐसा कुछ। ठीक है, अब इसके बाद है आपका लास्ट है प्राइस। तो सर थर्ड क्या है, थर्ड होता है सर अनरिलेटेड गुड्स। थर्ड क्या होता है, अनरिलेटेड गुड्स। तो अनरिलेटेड गुड्स मतलब क्या कि सर जो गुड्स का आपस में कोई मतलब नहीं है, उसकी वजह से क्या होगा। तो समझो कि एक गुड्स का प्राइस बढ़ा या कम हुआ, दोनों हो सकता है, लेकिन उसके वजह से डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आया, डिमांड कांस्टेंट रहा। सर ये कैसे होगा, तो समझो अभी हमारा स्कूल टाइम चल रहा है, बुक्स टाइम चल रहा है, तो प्रोजेक्ट बुक लेना है या फिर ईवीएस प्रोजेक्ट जो भी बुक लेना है या फिर कोई बुक्स हो, बुक का प्राइस ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, बुक का प्राइस बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो क्या हमारे खाने में, फूड में या मिल्क में कुछ चेंजेस आएगा क्या, उसका डिमांड में चेंज आएगा। या फिर चेंज करता हूं मैं, अगर मिल्क का प्राइस ऊपर नीचे हो गया तो क्या बुक के डिमांड में कोई चेंज आएगा, नहीं। मतलब क्या है, ये अनरिलेटेड है। अनरिलेटेड मतलब क्या होगा, इसका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, जीरो आएगा।
मतलब यहाँ पे आपने दो टॉपिक देखा, पहला क्या देखा, इनकम वाला, दूसरा देखा क्रॉस वाला, जिसमें ये देखो दो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर इसको आएगा एग्जाम में, पहला वाला मैंने बताया एक पेज में अच्छे से लिखना, वो वाला लिखने के बाद यहाँ जैसे होता है, इसके बाद इस टॉपिक को इस तरफ नहीं, इसके नीचे लिखो कि टाइप ऑफ क्रॉस इलास्टिक डिमांड इस तीन टॉपिक में डिवाइड है। इतने अच्छे से बताओगे, आपका आने का चांस मार्क्स फुल अच्छा है। दूसरा पेज हो गया, तीसरा टाइप है, तो हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा टॉपिक जो हमारा है, मतलब क्या तीसरा पार्ट है इसका, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो तीसरा पार्ट है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्यों सर? क्योंकि ये अलग से एक 8 मार्क का क्वेश्चन बनता है, और इसको अलग से निकालने के लिए 8 मार्क का क्वेश्चन लगे मेथड। तो ये एक टाइप है क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम लोग इन दो के बाद पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सर इसका क्या है, सर इसमें भी डेफिनेशन बनाऊंगा मैं, तो वही होगा कि क्या, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस to change in quantity demanded due to change in price। तो सर ये बहुत छोटा हो गया, अब छोटा है तो छोटा ही होगा। क्या है इसमें सर, कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज इन प्राइस, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो सर इसमें क्या हुआ, पहले वाले में इनकम हुआ, आप ये देखोगे कि सर उसमें आप दो वर्ड देखो खाली, बस ये वाला सही है, बस ये वाला वर्ड चेंज हो गया। पहले वाले में इस पे इनकम आया, दूसरे वाले में यहाँ पे कमोडिटी ए और बी आ गया, तीसरे वाले में यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या आ गया, प्राइस। मतलब बाकी का पहला मतलब डेफिनेशन पूरा याद कर सकते हो, खाली एक वर्ड को इसके नाम के हिसाब से चेंज कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। तो अगर मैं इसको आगे इलेबोरेट करूँ, तो आगे इलेबोरेट करता हूँ तो क्या होगा सर, यहाँ पे मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को यहाँ पे ई ऑफ डी दिखाऊंगा, ई ऑफ पी दिखा सकते हैं। सर बोलोगे सर आपने बाकी में दो में क्या लिया, जैसे बाकी दो में आपने लिया क्रॉस में सी ले लिया, इनकम में वाई लिया, तो इसमें ई ऑफ पी क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्राइस है। अब आपके बुक में वही दिया हुआ है, तो ई ऑफ डी क्या होगा सर, यहाँ पे ई ऑफ डी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सर इसको अगर इलेबोरेट करें वैसे जैसे बाकी को किए, तो क्या होगा, चेंज इन डिमांड या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल डिमांड होल डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। सर उसके बाद क्या, सर इसको आगे और इलेबोरेट करते हैं हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पे, सर चेंज को हम निकालते हैं डी डेल्टा से, तो डेल्टा डी या डेल्टा क्यू भी लिख सकते हो आप, जो आपके बुक में क्यू लिखा है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, डेल्टा पी अपॉन पी। सर इसको आगे लिखूंगा क्या सर, क्यू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। दैट इज रेसिप्रोकल, मैथ्स का टर्म है। ठीक है, अब इसको सर लिख दिया जैसे बाकी सब में सिखाया मैंने, एक एक पेज और बताया। इसको लिखने के बाद इसके भी टाइप है 5, तो सर इसके जो 5 टाइप है उसका 8 मार्क्स से अलग से क्वेश्चन है, तो उसको आपको यहाँ पे डायग्राम बना के नहीं बताना है, बस उसको एक टेबल बना के, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आपको तीनों को लिखना, और डायग्राम नहीं बन पाएगा इसमें, तो इसमें आपको एक बॉक्स जो बना के तक मैं सिखाते आ रहा हूँ, वो बॉक्स बना के आपको लिखना है। बाकी जो इसका क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तब आप उस डायग्राम को बनाओगे, उससे पहले आप आखिर इसके बॉक्स को बना के आप डायरेक्टली लिख सकते हो। तो इसके सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप है। कितने टाइप है, 5 टाइप है। तो इसकी जो टाइप है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सर पहले है ई ऑफ डी, जो ई ऑफ डी बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो होता है पहले इनफाइनाइट। फिर ई ऑफ डी एक बार होता है सर ग्रेटर देन 1, फिर ई ऑफ डी एक बार सर हो सकता है 1, फिर एक बार ई ऑफ डी होगा लेस देन 1, और लास्ट होगा ई ऑफ डी इज इक्वल टू 0। सर ई ऑफ डी मतलब क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सर इसका नेमिंग कैसे होगा, नाम क्या है सर इसके लिए, इसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड।
सर इसका होगा रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सर इसका होगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और इसका होगा सर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। और लास्ट वाला होगा सर परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये इसके 5 टाइप है सर। इसमें आपको ये देखने मिल रहा है कि सर जो 1 या 1 से बड़ा है वो इलास्टिक है सब, और जो 1 से छोटा है वो क्या है, इन इलास्टिक। 1 के इक्वल भी इलास्टिक, 1 से बड़ा सब इलास्टिक, और 1 से छोटा क्या है, इन इलास्टिक। ये 5 टाइप का विद डायग्राम हम अगला क्वेश्चन जो इसका चैप्टर का इसका नाम है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसमें करेंगे। अगर आपको एग्जाम में पूछता है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको ये 3 टॉपिक ही एक्सप्लेन करने हैं। इसके बाद अगर प्राइस को बोलता है डिटेल में एक्सप्लेन करने, तो आपको इन 5 को डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना है अच्छे से। अगर यहाँ पे नहीं बोला तो आपको इसको कैसे लिख के ही बताना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू किसकी होती है। यहाँ पे क्वेश्चन